हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो गाइज आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपीपीसीएस की तरफ से यहाँ पे पॉलीटेक्निक लेक्चरर का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है यहाँ पे। और वैकेंसी आप देख ही सकते हैं, 500 प्लस वैकेंसी है। तो बीटेक वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए एक बहुत ही गाइज खुशखबरी है। इससे पहले जो शॉर्ट नोट था और जो आपको नोटिफिकेशन था कवर किया था, आप लोगों की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस, सैलरी, कट ऑफ और आपके पास में जो वर्क लाइफ है, ये सारे जो पॉइंट्स है गाइस, यहाँ पे हर एक पॉइंट को अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस 2025 के ऊपर। और यहाँ पे पहले ही बता देते भाई, सारी ही ब्रांचेस के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन आपका केमिकल और आपका बीआर है ना। तो जो कि नोटिफिकेशन आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको किस तरीके से जो चीजें उनको देखना है यहाँ पे। और जो पेपर है आपका, बहुत ही अच्छे लेवल का एक पेपर आपका सेट होता है, लेकिन आपका गेट वेट लेवल का पेपर तो सेट नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे देखेंगे। और जो कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है कि सर अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सारे पॉइंट्स को अपन वन बाय वन करके यहाँ पे देखेंगे। तो बहुत ही गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे स्टार्ट किया जाए वीडियो? बिल्कुल सर, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि 500 से ज्यादा वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है, ब्रांच वाइज है ये सारी की सारी वैकेंसी। तो आपको पूरी वैकेंसीज के बारे में बता देता हूं। उससे पहले आप क्रिटिकल डेट्स तैयार कर लो, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि फॉर्म भरना भी है और से समझना भी है। तो आपको पता है ऑनलाइन कब आ जाएगा, एप्लीकेशन की डेट कब है, 2/12/2025, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 2 जनवरी, मतलब 2 जनवरी साल स्टार्ट होने से पहले, 2026 स्टार्ट होने से पहले ये फॉर्म आपको फिल कर देना है। और साथ में सबसे बड़ी बात, अगर कोई गलती हो गई है या कोई भी दिक्कत हो गई है या फीस नहीं भर पाई है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, 9/1/2026 तक इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो ये 3 डेट याद रखनी है, मतलब 2 तारीख से पहले आपको फॉर्म भर देना है। वैकेंसी की बात भी कर लेते हैं सर एक बार। वैकेंसी बेटा देख लो एक बार आप लोगों की ब्रांच वाइज। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल में 140 वैकेंसी आई हुई है, इलेक्ट्रिकल में 52 वैकेंसी है, सिविल में 62 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 77 वैकेंसी है, केमिकल में 14 है, कंप्यूटर में 43 है, पेंट टेक्नोलॉजी में भी है 3 वैकेंसी, प्लास्टिक में भी है, टेक्सटाइल में भी है, फुटवियर में भी है, टेक्सटाइल, यानी सब में आपको वैकेंसी दी गई है। ठीक है, तो आपको यहां बहुत अच्छे से वैकेंसी मिल रही है। इसमें आपकी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी लिखी हुई है सभी ब्रांच में, कि किसमें कितनी ब्रांच कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। ठीक, तो चलिए एलिजिबिलिटी की बात कर ले। तो देखो 2 तरह के है ना, आपको बच्चे कैसे एलिजिबिलिटी दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी परसेंटेज समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, सीजीपीए ग्रेड चलती है, परसेंटेज नहीं चलती। तो अगर आपकी सीजीपीए ग्रेड है तो आपको अपनी परसेंटेज लिखनी कैसे है। अगर 6.25 तक है तो आप 55% सीजीपीए में है। ठीक है, अगर आपकी सीजीपीए 6.75 है तो आप 60% लिखेंगे अपनी। 7.25 सीजीपीए वाले बच्चे 65 लिखेंगे, 7.75 वाले बच्चे 70% लिखेंगे। ये इक्विवेलेंट ग्रेड है उत्तर प्रदेश सरकार में। आपको जब अपनी है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है तो वहां परसेंटेज आएगी। तो सीजीपीए वालों के लिए बता दिया गया है। साथ में सबसे जरूरी बात जो होती है वो होती है एज लिमिट। एज लिमिट कितनी है सर, तो आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी एज के बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर, यानी 21 साल से आप बड़े होने चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी क्रॉस द एज 40 ईयर। 21 साल से बड़े बच्चे और 40 साल से छोटे बच्चे सारे के सारे भर सकते हैं, यानी कि 40 साल से छोटे समझ लो कि एक अच्छा खासा गैप दिया गया एज के लिए कि आप सभी बच्चे अप्लाई कर पाए। दैट मस्ट बी नॉट गिवन बोर्न अर्लियर। इसका मतलब ये 2 जुलाई 1985। अब आपको डेट भी बता दिया, आप कहो कि सर मैं यहां पे एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 जुलाई 2025 के बाद के, ठीक है, इससे पहले अब कोई बच्चा कहे कि सर 2 जुलाई 1985 में ही पैदा हुआ हूं, तो बेटा आप भर सकते हो। ठीक है, यहां लिखा हुआ है बकायदा, आप देख सकते, दैट मस्ट नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन, इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके तक अलाउड है। तो 2 जुलाई 1985 तक अलाउड है, उसके बाद 1 जुलाई 2004 से बाद वाले बच्चे अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पीएच कैंडिडेट के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन होते हैं वो सारे हैं। एक बड़ी बात रिलैक्सेशन के लिए, जितने भी बच्चे हैं अगर आप देख रहे हैं, तो जितने भी आपकी कैटेगरी लगेगी वो केवल यूपी गवर्नमेंट के बच्चों के लिए लगेगी। इसके बाद
आउटसाइडर बच्चे एलिजिबल होते हैं इसके लिए, यानी कि जो भी बच्चे यूपी से आउटसाइड के हैं वो बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। बस याद रखिएगा आपकी कैटेगरी एलिजिबल नहीं होगी, आपको एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आउटसाइड के लिए। अब इसके साथ में और भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो सर क्या कहते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कैसे बच्चे निकालेंगे ये एग्जाम? वही बहुत ही देखिए यहाँ पे यूपी पीसीएस की तरफ से ना एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, तो एक बहुत ही यहाँ पे अच्छा जो एग्जाम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अपन एग्जाम पैटर्न को बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र, यानी कि आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। तो देखिए सबसे पहले सामान्य हिंदी। अब ये जो सामान्य हिंदी है गाइस यहाँ पे वैसे सबके लिए कॉमन रहेगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, है ना, सबके लिए कॉमन रहेगा। तो ये आपके यहाँ पे 25 प्रश्न होंगे और जिसमें से आपके 75 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। इसी के साथ आपका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको जो भी आपके डिसिप्लिन है ना, आप किसी से भी देख सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज लिखे हुए हैं। इसके आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन गाइज आपको मिलेंगे। और यहाँ पे मार्क्स कितने अवार्ड होंगे, 300। तो पेपर 1 आपका हो गया 375 नंबर का हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो गए आपके पास में, 125, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे जो है अवार्ड किए जाएंगे। ये आपका पहला पेपर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेम डे आपका दूसरा पेपर होगा, यहाँ पे ना सेम डे दूसरा पेपर होगा। तो दूसरे प्रश्न पत्र में आप देखिए सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज, आपका जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, जो कि कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा यहाँ पे। और यहाँ 25 क्वेश्चन होंगे आपके और 75 नंबर आपको दिए जाएंगे। और आपका जो टेक्निकल डिसिप्लिन है यहाँ पे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपके पास में ब्रांच है, यहाँ से आपको जो आपके 100 क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। तो टोटल वंस अगेन कितना हो गया आपका, 375 हो गया। और 125 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे जो 2.5 घंटे अवॉर्ड किए जाएंगे। तो आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, है ना। और ये हमारे पास में आपका जो एग्जाम का पैटर्न है निकल के आ गया। अब जब ये पेपर 1 और पेपर 2 का अगर आप क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आप फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साक्षात्कार होगा आपका बेटा, कितने 100 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो टोटल जो मेरिट हो गई हमारे पास में, कितनी टोटल मेरिट हो गया आपके पास में 850। तो 850 में से आपकी जो मेरिट यहाँ पे बनेगी, तो फाइनल मेरिट जब आपके पास में आएगी तो वो यहाँ पे चयन कर लिया जाएगा और फाइनली आपको लेक्चरर की जॉब आपको मिल जाएगी। तो एक अच्छा है हमारे पास में एग्जाम का पैटर्न, आप देख सकते हैं। अगर 2 पेपर सेट होंगे तो पेपर का लेवल भी आपका अच्छा ही रहेगा। इसके बाद अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें फर्दर कि यहाँ से जो कॉमन सिलेबस है हिंदी और जनरल स्टडीज का, वो देख लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे इसका स्तर हाई स्कूल का लेवल है ना, यानी कि जो आपका 10th लेवल की जो हिंदी है गाइस वो आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यायवाची, विलोम, अनेक, है ना, ये सारी चीजें जो कि अपन 10th लेवल तक जनरल हिंदी में पढ़ते हैं वो आपका हो गया। इसके बाद में जनरल स्टडीज की बात करें तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी और ये आपका कल्चरल है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये गाइस ऑल ब्रांचेस है ना, ऑल। तो ऑल गाइस हमारे पास है, सबके लिए कॉमन है यहाँ पे। तो 75 नंबर हिंदी में से और 75 नंबर आपके जनरल स्टडीज में से, ये सबके लिए कॉमन हो जाएंगे। बाकी जो डिसिप्लिन बाय सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आप नेटवर्क थ्योरी है ना, नेटवर्क थ्योरी को देखो यहाँ पे जब सिलेबस आप देखेंगे पीडीएफ में, तो स्प्लिट करके लिखा गया है। फंडामेंटल एसी अलग लिखा गया है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अलग अलग स्प्लिट करके रखा गया है। इसके बाद में ईएमएफटी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही यहाँ पे रखे गए हैं। सिग्नल सिस्टम रखा गया, स्पेशल मशीन बेसिस, मशीन का ही पार्ट है बट अलग से वहां पे लिखा गया। पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव और इलेक्ट्रिकल मटेरियल। अगर देखा जाए तो भाई पूरा का पूरा जो ईएसी का सिलेबस है, ईएसी का सिलेबस को यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट किया गया। सर क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ ऐसे ही रहा होगा क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप बच्चे देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए भी एक बार बात कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही करीब करीब सिलेबस आपको दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब मैं आपको सब्जेक्ट के नाम आपके हिसाब से बता देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक तरह से हो जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अच्छा लेवल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी एंड बेसिक्स ऑफ मशीन, यानी बेसिक्स ऑफ मशीन के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सिंपल मशीन के लिए। नेटवर्क थ्योरी बेसिक इलेक्ट्रिकल की पार्ट है। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा है तो यहां पे नेटवर्क थ्योरी में आपका कुछ भी नहीं बचेगा, सब आपका बनेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्चर है, सीओए भी आता है, ध्यान रखना है ना इसमें। तो आपको सीओ भी पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़नी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन आता है आपका, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आता है, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आते हैं,
ठीक है, रैंडम सिग्नल प्रोसेसिंग, अब ये पूरा पार्ट कम्युनिकेशन का ही है। इंफॉर्मेशन थ्योरी आ गई, माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये पूरा का पूरा सिलेबस होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। यानी आप देख पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन का एक अच्छा खासा पार्ट है, ये पूरा कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क थोड़ा सा अलग चीज होती है, तो आपको वो पढ़ना है, और एक सीओए अलग पढ़ना है, वरना कम्युनिकेशन रिमेनिंग सब कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो ये आपका सिलेबस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। सर सैलरी की भी बात कर लेते हैं एक बार, वो बहुत जरूरी है। इतना अच्छा सर, बाकी एक चीज यहाँ पे, बाकी सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे सभी डिसिप्लिन के, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, देखो सिलेबस आपका काफी बड़ा था, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने कवर कर लिया है। वीडियो के नीचे पीडीएफ सेशन का मैं लिंक लगवा दूंगा, तो वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ अपना जो ब्रांच का जो सिलेबस है वो आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट परहैप्स हम लोग ये कहना चाहेंगे एग्जैक्टली ईएससी का सिलेबस सर कॉपी पेस्ट किया गया है, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, सबको यहाँ पे जो ईएससी का सिलेबस है वही एग्जैक्टली सर आपको पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल सर। अब भाई सैलरी सर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेवल 9th लिखा गया ना, मतलब 9th लेवल पे एंट्री पे इसके लिए आपका 56,100 रुपए है। तो आप सोचिए जब आपका एचआरए, डीए वगैरह सब कुछ मिला के यहाँ पे जो सैलरी, मुझे लगता है सर 1 लाख के शायद ऊपर पहुंच जाएगा। और उसके बाद भाई जैसे कि आपको पता है कि 8th पे कमीशन लग जाएगा, तो उसके बाद सैलरी तो आप देख ही सकते हैं ना। तो सैलरी के बारे में परवाह नहीं करनी है, अगर परवाह किसी चीज के बारे में करनी है तो वो है आपके पास में पेपर को निकालना, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस इन्होंने दिया है मेरे को लगता है कि काफी टफ एग्जाम रहेगा। और उसमें भी आपको 75 नंबर का हिंदी और 75 नंबर का यहाँ पे जो है जनरल स्टडीज दिया गया। तो सर कहीं ना कहीं इन्होंने जो ईएससी का पैटर्न है, ईएससी के पैटर्न को कॉपी करने की कोशिश की है ना। अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो समहाउ उसको ये कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर प्रीवियस देखे 2022 में सर 2021 में वैकेंसीज आई थी, तो उस समय में भी जो पेपर का लेवल कुछ इसी तरीके का देखने को मिला था। सर क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को, सर किस लेवल से यहाँ पे तैयारी जो स्टार्ट करनी चाहिए? बेटा देखो, इसमें आप तैयारी की अगर बात करोगे ना, तो इसका पेपर एक अच्छा पेपर होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इसके एग्जाम क्वेश्चन या एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो जेई से अच्छा लेवल रहेगा थोड़ा सा, पर एई से लो लेवल रहेगा। ठीक है, तो इन मिडिल ऑफ एई और जेई, यानी आप कुछ बच्चे बहुत ये कहेंगे पेपर के हिसाब को देखे आप, तो आप कहोगे जेई से अच्छा लेवल आता है इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एई का जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अब एई का लेवल बहुत ऊपर तक होता है, तो आप ये कह सकते हो बेसिक एई लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें। जो एई में जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे। तो आपको कुछ बहुत हाई लेवल की तैयारी नहीं करनी, बस एक अच्छे लेवल से पढ़ना होगा कि आप एई के बेसिक्स क्वेश्चन कर लें। बिल्कुल। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट होगा यूपीपीएससी के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको करना क्या है, अभिनय सर पीडब्ल्यू, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, आप मेरा टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कोई भी चीज अगर आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है इस सेशन से रिलेटेड या इस एग्जाम से रिलेटेड, तो YouTube का कमेंट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है, वहां पे आप अपना डाउट डाल सकते हैं। पूरी टीम उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर करती है और आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करती है। बिल्कुल गाइस, तो लग जाइए। तो एट लास्ट हम यहाँ पे यही समराइज करेंगे, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करो और इस जॉब को निकाल लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।